छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता छापा यह सीखने जा रहे हैं। इसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने हमें इस कविता में एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। कवि के ने दर्शाया है कि आम आदमी के पास कुछ भी नहीं होता, कुछ साधन सामग्री के सामान थोड़े ही होते हैं। उसके घर में खाली बर्तनों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर भी आयकर विभाग के अधिकारी उसके घर पर छापा डालते हैं, उसकी घर की सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में हार कर जाते समय वे क्षमा मांगते हैं। उन्हें किसी ने तो भी गलत खबर कर दी थी। यही अधिकारी रईसों के घर जाकर कीमती चीज़ें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उन चीज़ों को वे सरकारी कार्यालय में जमा करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि आयकर विभाग के अधिकारी उन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को, जिनके घर में कुछ नहीं मिलता, ऐसे लोगों के घर बांट दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कवि ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि हासिल की। यह एक सफल हास्य व्यंग कवि थे। इनको हिंदी की वाचिका परंपरा में हास्य व्यंग का शिखर पुरुष कहा जाता है। इसी कारण काव्य की गहनतम संवेदना का आपको विशेष अनुभव है। जन्म 1936 में और मृत्यु 2009 भोपाल में हुई है। तो ये हम अब देखेंगे कविता। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैं जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्काकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यह कविता के शब्दार्थ हैं। इसे आप लिख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम अब 4-4 पंक्तियाँ करके कविता पूरी समझेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? यहाँ पर इस पंक्तियों में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि कवि के घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा है। आयकर विभाग के कई अधिकारी उनके घर पर पधारे। घर में आते ही उन्होंने कवि से कहा है कि सोना कहाँ है? कवि ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, सोना तो मेरी आँखों में है। मैं क्योंकि मैं कई रातों से ठीक से सोया नहीं हूँ। वे आग बबूला होकर बोले, हम स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कवि ने भी जोश में आकर कहा, सुवर्ण तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेरा है।
उस सुवर्ण को मैं नहीं दे सकता। यानी कि यहाँ पर सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर हस्ताक्षर को कहा है। आयकर विभाग के लोग जब इन्हें सोना पूछते हैं तो उन्होंने सोने का जवाब नींद में बताया, और मेरी नींद कई रातों से नहीं है इसलिए मेरी आंखों में नींद है, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने स्वर्ण मांगा है, तो उसे स्वर्ण को कवि अपने हास्य व्यंग में सुवर्ण यानी हस्ताक्षर को बताते हैं कि मेरी वे कविता में बिखरे उसे मैं कैसे दे दूँ। अगली पंक्तियाँ। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वे मुस्का कर बोले, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, कवि ने जब काव्य के बारे में कहा कि हस्ताक्षर जो है मेरे काव्य में है, तो वहाँ पर अधिकारी जो है झुंझला कर बोलते हैं, गुस्से में वे कहते हैं, तुम्हें हमारा अनधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ चाहिए यानी पैसा चाहिए। यह सुनकर कवि ने हंसते हुए कहा, अर्थ मेरी नई कविता में समाया हुआ है। यानी कि उन्होंने कविता का भावार्थ या सरल अर्थ इस रूप में इन्होंने अर्थ लेकर बता दिया है। तब उन्होंने फिर और कहा है कि अगर चाहते हो तो मेरी कविताओं से वह अर्थ जो है ढूंढ सकते हो। तब उन्होंने कड़क कर कहा कि चांदी कहाँ है? चांदी चांदी यानी सिल्वर को पूछा है। फिर कवि ने भड़क कर जवाब दिया, चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है और मेरे बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद हो रहे हैं। इस तरह से चांदी को लेकर भी यहाँ पर इन्होंने बालों का सफ़ेद होना बताया है। अगली पंक्तियाँ। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि के घर आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से उद्भ्रांत होकर पूछा, उद्भ्रांत यानी गुस्से में भड़क कर पूछा उन्होंने, तुमने नोट कहाँ रखे हैं, पैसे कहाँ रखे हैं? फिर कवि ने झट से तपाक से उत्तर दिया, मैं नोट परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। अब अधिकारियों को जो है गुस्सा आ गया था। फिर उन्होंने और गरज कर कहा, हम आपसे मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं। मुद्रा यानी चलन, करेंसी, पैसे, सिक्के, इनको मुद्रा कहा जाता है। तो वो लोग ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन फिर कवि ने गरज कर कहा, आप मुद्राओं को मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। यानी कि कवि ने यहाँ पर मुद्राओं का मतलब एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव से लेकर कहा है। और उन्होंने कहा है कि चाहे तो आप मेरे फेस पर, मेरे मुख पर मेरी मुद्राएं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अगली पंक्ति। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अब जब सोना, चांदी, पैसों की सब बातें हो गई तो भी कवि हास्य व्यंग के रूप में अलग अलग जवाब दे रहे थे। तब वे खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे, और सोचकर वो जो है शयन कक्ष यानी कि बेडरूम में घुस गए हैं और फटे हुए तकिए की रुई जो है नोचने लगे हैं। अब यहाँ पर तकिए की रुई नोचने का मतलब, कुछ लोग जो होते हैं, बड़े लोग, तकियों में पैसा, चाबियाँ और सोना चांदी ये जो है छिपा कर रखते हैं। इसलिए यहाँ पर अधिकारी लोग जो हैं तकिए की रुई नोचने लगे हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को भी खोल लिया है और वहाँ पर भी उन्होंने सब कुछ देख लिया है, शायद उसमें भी रुपये हों। उन्होंने टूटी अलमारी खोला, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। रसोई में जो खाली पिपियाँ हैं उन्हें भी टटोल कर देखा। कवि के बच्चों की गुल्लक को भी टटोला, यानी कि जो बच्चे सेविंग बैंक रखते हैं छोटा सा, उसको भी उन्होंने टटोला। इतना सब टटोलने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कवि के घर का ये खाली जंगल देखकर उनका चेहरा मुरझा गया और वे 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस, यानी कि इनका चेहरा जो है मुरझा गया और वो निकल चुके हैं। यहाँ पर से वो अपनी जो सूची हृदय, यानी कि वो मन में ऐसे संजो कर आए थे कि यहाँ से बहुत कुछ धन मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला है और वो निकल चुके हैं। अगली पंक्तियाँ। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे।
मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। कवि के अनुसार यहाँ पर कवि के घर की पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद भी उन्हें अधिकारियों को कुछ नहीं मिला है। इसके कारण आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं कवि से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी ने गलत सूचना दे दी और हम गलत घर आ गए हैं। अपनी असफलता पर वो मन ही मन पछता रहे हैं। आखिर में वो अपना सिर झुकाकर, यानी कि यहाँ पर सिर झुकाकर नाराज़ होकर वो चले जा रहे हैं। वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें जाने से रोका और कहा है कि आप अब अपना सिर मत धुनिए, यानी कि पछतावा मत कीजिए। पश्चाताप या शोक के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना यानी सिर धुनना। अभी पछतावा मत कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उस बात की ओर ध्यान से सुनिए। यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता तो आप ले जाते, लेकिन आप लोगों को मेरे घर पर कुछ भी नहीं मिला, इसलिए आप लोग अब मुझे कुछ न कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े होते हैं, यानी कि जिनके घर में अधिक धन राशि, सोने चांदी ये सब कुछ मिलता है, तो वहाँ से उन्हें से आप निकलवा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए भी कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। इस तरह से कवि ने उन्हें कुछ सूचना दे दी है, यानी कि उन्हें कुछ बात कही है। तो इस तरह से इस कविता में हास्य व्यंग्य कविता है। इसके माध्यम से कवि ओम प्रकाश जी जो है सामान्य आदमी की आर्थिक स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही कवि ने यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार आयकर विभाग के कर्मचारी लोगों के घर पर छापा डालकर सब चीज़ों की छानबीन करते हैं। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त हुई।